नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरी खबर। मेरा शहर मेरी खबर में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें बताते हैं कहां क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या है सरकार का रुख। इसी कड़ी में आज सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे और ये खबर जुड़ी है रॉबर्ट वाड्रा से लेकर। जी हां, ये नाम अपने आप में काफ़ी है और इस नाम से जुड़ी अगर कोई खबर हो तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सियासत यूं ही तेज हो जाती है। जानते हैं विस्तार से क्या है खबर हमारे संवाददाता संदीप गोयल से। संदीप, बताइए क्या है पूरी खबर, क्या कहा सरकार? जिस तरह से सीएम खट्टर की सरकार बनी है हरियाणा में और अब आकर 6 महीने बीत जाने के बाद वो रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हरियाणा में सरकार बनी थी खट्टर की और अब जाकर वो रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अब सरकार जो घिरी हुई थी, विपक्ष इनेलो की जो पार्टियां उन पर वार कर रही थी कि जो हरियाणा सरकार है वो लगातार लोगों से झूठे वादे कर रही हैं, लोगों को ठगने का काम उन्होंने किया है। तो ये महत्वपूर्ण अब जो विषय है जांच का वो हरियाणा सरकार ने सामने पेश किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले 7 दिनों में हम रॉबर्ट वाड्रा पर कोई कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। रॉबर्ट वाड्रा जो मुश्किलें हैं वो सामने आती नजर आ रही हैं और उन्होंने जो सूत्रों से खबर ये आ रही है कि हरियाणा सरकार ने जो फाइलें हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, जो जांच की फाइलें हैं वो केंद्र सरकार को भेज दी हैं। तो साफ तौर पर ये साफ हो जाए, आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि खट्टर सरकार रॉबर्ट वाड्रा को जो लैंड बिल मामले हैं उन पर सब पर कार्रवाई करवाना चाहती है, रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। तो ये बिल्कुल जो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें हैं वो सोनिया गांधी के जो दामाद की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। जी संदीप, इस खबर पर बीजेपी का क्या रिएक्शन रहा? बीजेपी से किस तरह ले रही है और क्या ये बीजेपी के लिए एक मुद्दा बनता नजर नहीं आ रहा? मैं बता दूं कि जो रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार जो लैंड बिल के मामले चलते जा रहे हैं, बात करें फरीदाबाद की, गुड़गांव की, तमाम हरियाणा में बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं जहां पर रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीनी की बात होती थी, जो सस्ते दामों पर ज़मीनी खरीदी गई थी और उनको अब जो उपयोग में लाया जा रहा था, तो काफ़ी मोटा मुनाफा यहाँ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों ने जमा किया था। तो वो सरकार अब कट्टर सरकार उसको उन फाइलों को उठाना चाहती है, रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, सजा दिलाने की बात कर रही है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय यहाँ पर बनता जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा के लिए कि उनकी मुश्किलें लगातार जो बढ़ती दिख रही हैं। जी तो बिल्कुल जो मैं सवाल है उसका जवाब ये होगा कि रॉबर्ट वाड्रा 7 दिनों में सरकार बात कर रही है सजा दिलाने की। जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है, बीजेपी के जो सूत्रों से खबर मिल रही है, उन्होंने जो बातें कही हैं उन्होंने ये कहा है कि जांच जो कर रही है वो एक रिटायर्ड जज कर रहे हैं, स्पेशल जांच हो रही है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मामले को उठाएगी और जो विपक्ष जो कांग्रेस है उनको एक तमाचा मारने का काम यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा को सजा दिलाने के लिए किया जा सकता है। जी संदीप, शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि संदीप ने यह खबर बताई है कि किस तरह बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। रॉबर्ट वाड्रा की इस डील पर बहुत तेजी से काम होने की बात कही जा रही है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यह खबर स्क्रीन की हेडलाइन बनी रहेगी। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, वो राम नाम से जुड़ी हुई है। जी हाँ, राम मंदिर। राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस बारे में शंकराचार्य ने कह दिया है कि राजनीतिक सियासतदान अपना काम करें, मंदिर बनाना उनका काम है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेकर आए धीरज, बताएं क्या कहा शंकराचार्य ने। जी बिल्कुल संदीप जी, ये जो बयान आया है शंकराचार्य के द्वारा कि बीजेपी अब जो राम मंदिर का मुद्दा है और उस राम मंदिर को बनाने की जो एक कवायद चली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, बीजेपी इस मुद्दे को अहम बताते जा रही थी और कह रही थी कि अगर वो सत्ता में आती है तो राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसे भी शुरू जल्द करवाएगी। लेकिन सत्ता को हासिल किए हुए 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जो बयान आया है ये स्पष्ट रूप से उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इसमें राजनीति नहीं होगी। आप जो है राम मंदिर बनाने का सपना आप छोड़ दीजिए, हम तमाम साधु संत ये राम मंदिर बनवा लेंगे। तो जो शंकराचार्य का ये बयान आया है ये राजनीतिक दलों को आईना दिखाना प्रतीत हो रहा है। इस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल संदीप जी, शंकराचार्य ने ये साफ कर दिया कि देखिए बीजेपी जब चुनावों में थी तो वादे कर रही थी, सत्ता में आई तो उन्होंने वादों को अभी तक वो पूरा करने की जो कवायद है वो अभी तक शुरू नहीं की। दूसरी ये है कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दे दिया वो सबसे अहम था, जो शंकराचार्य के बयान को उछाला। इसलिए राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया कि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है इसलिए हम वो काम करा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य और उन साधु संतों को लगा होगा कि ये जो राजनाथ सिंह का बयान है ये स्पष्ट रूप से साफ है कि अभी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नहीं है
कि राम मंदिर बने, इसलिए शंकराचार्य का ये बयान आया। धीरज, शुक्रिया आपका। धीरज ने विस्तार से बताया शंकराचार्य जी ने क्या कहा, कब बनेगा मंदिर, कैसे बनेगा मंदिर और क्यों बनेगा मंदिर, ये सारी चीज़ें अब उन्होंने अपने हवाले ले ली है और कहा है कि राजनीतिक अपना काम करें, धर्मगुरु अपना काम करेंगे। हरियाणा पुलिस के लिए एक नए फॉर्मूले की बात कही है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। इस खबर पर ज़्यादा विस्तार के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजितेश मिश्रा। अजितेश, एक अच्छी खबर है, एक बड़ी बात है, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस में लगातार जिस तरीके से शोर सिफारिशों का दौर जारी था, भाई भतीजावाद का जिस तरीके से एक रिक्रूटमेंट के दौरान चलती थी, उसको कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई है। मौका यहाँ पर गुड़गांव में दीक्षांत समारोह का था, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उसमें तमाम तरीके से लोगों को संबोधित किया। उस संबोधन में कहीं ना कहीं पुलिस को एक ये आश्वासन दिलाने की कोशिश की गई कि आप कुछ मादा रखते हैं, और साथ ही साथ जब यहाँ पर बात भ्रष्टाचार की आती है तो उस पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब अगर पुलिस में कोई भी रिक्रूटमेंट होगी तो वो बिना शोर सिफारिश की होगी, मेरिट के आधार पर होगी और कोशिश की जाएगी किसी भी तरीके का भाई भतीजावाद यहाँ पर ना चल सके। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं कि इस पूरे उनके भाषण में देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस पर जोर देने की कोशिश की गई, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्पेस देने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें नई रिक्रूटमेंट निकालने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ पूरे हरियाणा को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जो एक बेरोजगारी की समस्या लोगों के सामने सबसे ज्यादा नजर आती है और खास तौर पर युवाओं को जो बेरोजगारी खा जाती है वो यहाँ पर खत्म होगी और तमाम लोगों को यहाँ पर पुलिस विभाग में नौकरियां भी मिलेंगी। अजितेश, इस खबर पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इसका विस्तार से क्या रूप है? जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अभी अगर हम बात सिर्फ ना कि सिर्फ हरियाणा की करें या बाकी के प्रदेशों की करें, तो जहाँ भी अगर हम पुलिस विभाग की बात करें या किसी विभाग की बात करें, जब रिक्रूटमेंट होती है तो सबसे ज्यादा सिफारिशों का दौर चलता है, और उस सिफारिश में कई नेताओं की सिफारिश होती है, कई बड़े अधिकारियों की सिफारिश होती है, और कई बार तो सिफारिशों के दौर में पता चलता है कि पुलिस विभाग के बड़े लोगों की सिफारिशें आती हैं, उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की गई है और साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो मेरिट के आधार पर होगी, ना कि किसी शोर सिफारिश के। तो ऐसे में जो युवा अपनी योग्यता रखते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका निकलकर सामने आने वाला है। धन्यवाद अजितेश। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेहनत से तैयारी करता है गरीब का बच्चा, दिन रात किताबों के साथ जूझता है, परीक्षा का दिन आता है, उम्मीद होती है कि परीक्षा पास करेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन परीक्षा पत्र पहले ही लीक हो जाता है। एक पहाड़ सा टूट पड़ता है उस परिवार पर जिसने ब्याज से लेकर, ऋण लेकर, उधार लेकर बच्चे की कोचिंग कराई थी, और पेपर कैंसिल हो जाता है। ऐसा ही एक पेपर कैंसिल हुआ है जिसकी खबर लेकर हमारे साथ है रिंकल। रिंकल, क्या है पूरा मामला? जी 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 संदीप, बिल्कुल संदीप, जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए AIPMT 2015 के जरिए छात्रों ने जो संस्थानों में मेडिकल के कॉलेजों में पढ़ने का सपना जो देखा है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस है उसने CBSE बोर्ड से मांग की है कि जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही ये बात सामने आई है, निकलकर सामने आई है कि जो ये AIPMT के जो एग्जाम है उनको लीक किया गया है, उनके पेपर्स को लीक किया गया है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है खतरे में आ सकता है, और कहीं ना कहीं छात्रों को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना आगे भविष्य में करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस, उसने सरकार से भी और CBSE बोर्ड से भी ये मांग की है कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से जो है परीक्षा कराई जाए, जिसकी वजह से छात्रों में काफी रोष व्याप्त है और काफी परेशान नजर आ रहे हैं छात्र। कहीं ना कहीं छात्रों को इससे दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। जिस तरीके से छात्रों ने मेहनत की थी, पढ़ाई पूरा साल मेहनत की थी, उसके बाद इस परीक्षा को दिया था, उसके बाद ये परीक्षा जो है वो दोबारा से करने को मिल रही है, तो इससे छात्रों में कहीं ना कहीं रोष जरूर व्याप्त है। और ये भी आपको बता दूं कि जो हरियाणा पुलिस है उसने ये भी कहा है कि जो ये एग्जाम है इनको कहीं और राज्यों में भी बड़े पैमाने पर लीक किया गया है, जिसकी वजह से भविष्य में डॉक्टर जो होंगे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं दोबारा से एग्जाम जरूर देने पड़ सकते हैं। जी
रिंकल, इसके बाद विद्यार्थियों का क्या रिएक्शन रहा, जिन्होंने परीक्षा दी उन परीक्षार्थियों का क्या रिएक्शन रहा? जी संदीप, बिल्कुल संदीप, आपको ये भी बता दूं कि छात्र जो हैं वो सरासर मना कर रहे हैं। लीक हुए पेपर के बावजूद भी छात्रों का यही कहना है कि वो इस तरह से दोबारा से एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि छात्र लगातार 1 साल से प्रयास कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो ये एग्जाम परीक्षा दी है उसकी वजह से छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो सीबीएसई बोर्ड के सामने भी उतरा और उन्होंने वहां जाकर भी काफी प्रदर्शन किया और पुलिस के सामने भी पुलिस के साथ भी उनका विवाद छिड़ा, जिसकी वजह से पुलिस और छात्रों के बीच थोड़ा सा विवाद फैल गया था, जिसकी वजह से छात्रों ने भी पुलिस से भी और सीबीएसई बोर्ड के सामने भी ये मांग की है कि परीक्षा को रद्द ना किया जाए। जी, मैं समझ सकता हूँ रिंकल, ये काफ़ी दुखद बात है और परिणाम से पहले ही परीक्षा पत्र का, प्रश्न पत्र का लीक हो जाना दुखद है। धन्यवाद रिंकल। रिंकल ने बताया कि किस तरह के हालात बने परीक्षा पत्र लीक होने के बाद, और अब जब परीक्षा रद्द होने जा रही है तो एक तरह से दुखों का पहाड़ है उन तमाम लोगों के ऊपर। अभी वक्त है मेरा शहर मेरे खबर में एक ब्रेक के बाद आएंगे और देखेंगे क्या कहा चौधरी वीरेंद्र ने। एक बड़ी खबर के साथ लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरी खबर। आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर उस बयान की है जिस बयान ने एक उफान ला दिया है। उफान भी ऐसा कि बीजेपी के भीतर तूफान समझ गया है। यह खबर है उचाना से, जहां मंच पर मुख्यमंत्री बैठे रहे और उनका विरोध केंद्रीय मंत्री करते रहे। दोनों ही बीजेपी के हैं। खबर रोचक है और जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथ सौरभ जी। बड़ी रोचक खबर है, दुखदाई भी खबर है जी। क्या कह रहे चौधरी वीरेंद्र और क्या रिएक्शन बिल्कुल था संदीप जी, आपको मुख्यमंत्री बता साहब दें का? कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर,
उनकी ही पार्टी के नेताओं के उनके ही खिलाफ विवादित बयान आते जा रहे हैं और जींद के अंदर उचाना में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और वहीं वीरेंद्र सिंह ने मनोहर लाल खट्टर को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि सीएम का इतना पावरफुल होना ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो मंच पर ही थे, माइक पे वीरेंद्र जी थे, कार्यकर्ताओं में और श्रोताओं में किस तरह का ये संदेश गया और खासकर बीजेपी कैडर पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब चौधरी वीरेंद्र वहां ताने मार रहे थे तो वहीं बगल में बैठे हुए सीएम खट्टर वहीं चुपचाप बगल में बैठकर सुन रहे थे।